वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड। यहां पर देखें तो ये जो वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन है एक बना हुआ है, और उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है, यानी कि कोई सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व किया गया। मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिया, एक लिक्विड लिया, और इस लिक्विड में हमने क्या किया, मान लीजिए हमने लिक्विड ले रखा है, और इस लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर एंड साल्ट। वाटर में हम क्या करते हैं, साल्ट को डिसॉल्व करते हैं। साल्ट आप जानते हो, ठीक है ना, साल्ट हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अब हमने क्या किया, इसमें इस लिक्विड में, जो लिक्विड है वाटर है, और इसमें हमने साल्ट लिया, NaCl लिया, उसको हमने डिसॉल्व किया। क्या किया बेटा, डिसॉल्व किया। और जब हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद अब हम इसको गर्म करते हैं, डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक तो क्या है, वोलेटाइल्स लिक्विड है, एक तो वोलेटाइल है। ये जो लिक्विड है ये क्या है बेटा, वोलेटाइल है। लेकिन जो सॉलिड सॉलिड है, और उसको हम सॉलिड के रूप में देखेंगे, सॉल्यूट है, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलाटाइल, यानी कि उड़ेगा नहीं, है ना। तो हम समझ रहे होंगे कि यहां पर क्या है, हमने इसको डिसॉल्व किया, ये नॉन वोलेटाइल है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल्स, है ना, नॉन वोलेटाइल्स सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे। तो ये कहता है कि लेट अस ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, शुगर इन वाटर, शुगर को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, या टू फॉर्म द सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ। व्हेन इवोपरेशन of this solution take place, the vapor phase again consists of vapor of the solvent, that is water, because solute is non volatile। ये कहना चाह रहा है बेटा, देखो यहां पर ये कह रहा है कि यहां हमने केवल जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में कौन आएगा, केवल लिक्विड आएगा। कौन आएगा बेटा वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कौन आएगा, लिक्विड आएगा। जो सॉलिड है, जो सॉलिड है ये वेपर फॉर्म में नहीं आता है। तब जब यहां वेपर फॉर्म में नहीं आएगा तो जो वेपर प्रेशर होगा किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट पर। सॉल्यूट तो केवल वहां वैसे ही बैठा हुआ है ना, सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं हो रहा। तो जो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा किस पे डिपेंड करेगा, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। जिसमें क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड इन लिक्विड में, हमेशा सॉलिड इन लिक्विड वाले जो हमारे पास सॉल्यूशन होंगे उनमें वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, बोलो। सॉल्वेंट, और बच्चे बताओ बेटा किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, हाँ कहा चल बताओ। सॉल्वेंट पे, हाँ अनुराग बताओ बेटा किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे, उज्जवल किस पे डिपेंड करेगा बेटा, सॉल्वेंट पे, कौन सा वाला, सॉलिड इन लिक्विड। और मैं कहूं लिक्विड इन लिक्विड में किस पर डिपेंड करेगा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया था लिक्विड इन लिक्विड, इसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट, हाँ ये भी डिपेंड करेगा केवल सॉल्वेंट पर, ठीक है ना। बोलो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, ये तो ठीक है, ये वाला तो सॉलिड इन लिक्विड वाला, जो सॉलिड इन लिक्विड वाला ये करेगा, वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा केवल सॉल्वेंट पर। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पर। सॉलिड इन लिक्विड वाला जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है हमेशा सॉल्वेंट पे, क्योंकि इसमें सॉलिड जो है क्या नहीं होता है, वेपर फॉर्म में नहीं आता, इसलिए लिक्विड ही केवल वेपर फॉर्म में आता है।
लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लिक्विड इन लिक्विड, ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सर सॉल्वेंट पे। केवल सर दोनों सॉल्वेंट। दोनों सॉल्वेंट नहीं होंगे बेटे, एक होगा इसमें सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। एक तो कम मात्रा में होगा ना, जो माइनर कंपोनेंट होगा ये मेजर कंपोनेंट होगा, इसमें भी होगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। किस पे डिपेंड करेगा? दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी वेपर बनाता है ये वाला लिक्विड, और ये वाला लिक्विड क्या करता है? वेपर बनाता है। तो यहां अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा ना हमने, यहां पर दो प्रकार के सॉल्यूशन है बेटा। ये सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं? ये इस प्रकार के सॉल्यूशन है कि जैसे माना हमने क्या किया, एक लिक्विड सॉल्यूशन लिया, तो लिक्विड डैश लिक्विड, देखो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन इससे पहले वाला था, ये कौन सा है? वोलेटाइल लिक्विड है ना। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो इससे जो प्रेशर उत्पन्न होगा, इससे भी जो प्रेशर उत्पन्न होगा, वो वेपर प्रेशर डेवलप करेगा दोनों का, है ना। तो इसलिए क्या होगा, यहां जो डिपेंड करेगा वो करेगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों पर, क्योंकि दोनों लिक्विड है, दोनों क्या है? लिक्विड है। वो वेपर प्रेशर इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि हम कहें कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हम लेते हैं एक ऐसा सॉल्यूशन बना देते हैं सॉलिड इन लिक्विड वाला, एक ऐसा हमने क्या किया सॉल्यूशन बनाया, जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो सॉलिड का तो वेपर प्रेशर बनता नहीं है, ये वेपर फॉर्म में आता ही नहीं है। तो केवल और केवल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट। यहां सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। ऊपर वाले में क्या है? एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों डिपेंड करेंगे, और इस वाले में केवल कौन डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। ठीक है ना बेटे, इतनी बात है। अब यहां देखो, जब ऐसी कंडीशन जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जहां पर क्या ले रहे हैं बेटा, जहां पर हम केवल ले रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड, यहां पर क्या ले रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड। तो ऐसे के लिए डेफिनेशन आती है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मान लीजिए यहां प्योर सॉल्वेंट का, मान लीजिए हमने प्योर सॉल्वेंट ए लिया, इसका वेपर प्रेशर 100 mmHg है। क्या है? 100 mmHg। लेकर कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से कम है, किसका? सॉल्यूशन का। मान लीजिए हमने पहले देखा कि कोई हमने लिया पदार्थ लिया यहाँ पर, है ना, कोई कंपोनेंट लिया हमने, और उस कंपोनेंट में देखा कि हमने देखा इसका पीए, हमने एक कंपोनेंट लिया, ए का मतलब एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वाटर, है ना, यहाँ पर वाटर ले लिया, मान लीजिए ये वाटर, और हमने देखा इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। यदि देखेंगे तो इसका जो प्रेशर है, जब हम देख रहे थे कितने, मान लीजिए हमने देखा 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, टेम्परेचर दिया, हमने कहा इसका तो 100 mmHg आ रहा है, माना, ये माना कह रहा हूं बेटा मैं, है ना, mmHg आ रहा है, देखो 100 mmHg प्योर है ना, अभी पानी पानी है। फिर हमने क्या किया, उसमें हमने साल्ट या शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया? शुगर डाल दी, इसमें शुगर डाल दिया, अब सॉल्यूशन बन गया। इसका वेपर प्रेशर जो है 95 हो गया, 95 mmHg। यही कह रहा है, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी लेस, कम होता है, लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। देखो प्योर सॉल्वेंट का तो 100 था, और जब हमने उसमें शुगर सॉल्यूशन बनाया तो उसके कितना हो गया? 95 हो गया। तो इस प्रकार से वो कहता है कि सॉलिड वेपर प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ये हो रहा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण। सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। उसके कारण क्या हुआ? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो आएगा भी क्वेश्चन, आएगा आप लोगों के पास, है ना, कि उससे क्या होगा।
तो राउट्स ने क्या कहा इसके लिए नियम, इसके लिए क्या नियम दिया? ये कहता है राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। ठीक है ना, राउट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके लिए राउट्स लॉ क्या है? तो राउट्स लॉ क्या कहता है? द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। वेपर फेज में कौन है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। जबकि हम क्या कर रहे थे, वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? जहां पर वोलेटाइल हमने क्या लिया था? सोल्यूट लिया था, वोलेटाइल सोल्यूट लिया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या था? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। वहां क्या था? वहां हमने दोनों चीज माने, हमने लिया था एथेनॉल CH3 CH2OH, एक तो ये बेटा एथेनॉल, एक है वाटर, ये दोनों है हमारे पास। हमने इनको दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। देखो मिक्स कर दिया, मिक्स करने से क्या बना? ये सॉल्यूशन बना। अब हमने कहा ये देखो अल्कोहल भी वेपर फेज में आ जाएगा, CH3 CH2OH, ये भी वेपर फेज में आ सकता है क्योंकि वेपर बनाता है। और H2O भी क्या आता है? वेपर फेज में आता है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, देखो यहां पर हमने क्या लिया? वाटर, ये वाटर लिया और इसमें हमने क्या किया? शुगर डाल दिया। शुगर क्या है बेटा? वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है ना। जब हमने इसको नॉन वोलेटाइल इसमें डाल दिया, अब इसमें क्या होगा? केवल और केवल जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में आएगा, वेपर फेज में आएगा। किस में आएगा? वेपर फेज में। ये शुगर नहीं आएगा बेटा वेपर फेज में, ये बना रहेगा नीचे। तो इसलिए क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली सॉल्वेंट पर। ठीक है ना। ये कहता है द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। ठीक है ना। देयरफॉर द वेपर प्रेशर, इसलिए क्या होगा जब केवल सॉल्वेंट आ रहा वेपर फॉर्म में, तो कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली। केवल सॉल्वेंट के कारण ही वेपर प्रेशर डेवलप होगा। ठीक। तो इस टाइप से क्या होगा कि अब हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखते हैं। तो उसमें क्या था? उसमें दोनों जोड़ रहे थे ना, PA प्लस PB, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट होगा उसी का वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। पहले वाले में क्या हो रहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो रहा था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of the solution in the solvent in the solution. Sorry, vapor pressure of the solvent in the solution. केवल सॉल्वेंट, केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट पर। यहाँ सॉलिड का जिक्र ही नहीं हो रहा क्योंकि वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? केवल और केवल हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर क्या होगा? जो उसमें सॉल्वेंट है उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अब यहां ए देख लीजिए, इफ PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है ना। जो PA है वो वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है ना। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट XA, उन्होंने X हमारे पास कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट B है हमारे पास। मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास B है ना। एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये देखो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा इसका वो क्या होगा? XA हो जाएगा। ये सॉल्वेंट है बेटा, है ना। B हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है ना। और सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? PB और XB। तो इससे कोई क्योंकि लेना देना नहीं, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगा नहीं।
है ना। तो ये मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, यदि हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। किस प्रकार से होगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो पी ए यानी कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स ए, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बेटा, यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट किसके बराबर हो रहा है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए नोट इंटू एक्स ए, ये कांस्टेंट है। पी ए नोट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना। और वहां क्या डिपेंड कर रहा था, जब हम वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए ले रहे थे, जो P था वो P क्या आ रहा था, P यानी कि जैसे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आएगा एक्स ए, और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि ये दोनों, यानी कि P इज इक्वल टू क्या आ रहा था, P इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए इंटू एक्स बी या प्लस एक्स बी, ऐसे भी हम लिख सकते थे, है ना। और इसके लिए कांस्टेंट भी हम ये ले सकते थे, यानी कि टोटल जो होगा P इज इक्वल टू क्या निकाल रहे थे हम, P इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए निकाल रहे थे, और पी बी हम निकाल रहे थे पी नोट बी इंटू एक्स बी हो रहा था। लेकिन यहां पर केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, ओनली सॉल्वेंट पर। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, इसके बराबर, यानी कि हमारे पास जो टोटल होगा, टोटल यदि हम निकालेंगे, टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे तो P बराबर भी क्या होगा, इसी के बराबर होगा, उसमें कुछ और जुड़ना ही नहीं है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है इज इक्वल टू, ये देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। यहां पर प्योर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट होगा, या ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो इस टाइप से हम क्या निकाल सकते हैं, राउट के, यानी कि किसको निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं, यानी कि किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल था, और इसी को कहते हैं बेटा, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द राउट लॉ। दोनों के लिए हमने पढ़ लिया है ना। और ये कहता है कि दस फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द राउट लॉ में बी स्टेटेड। अब राउट लॉ कहता है, किसके लिए कह रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग non volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent। देखो mole fraction of the solvent, ये नोट कर लेना आप, ये किसके लिए कहा उन्होंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। देखो एट गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, है ना। देखो इसको एक एक लाइन देखो, एट ए गिवन टेम्परेचर में क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूशन के क्या होगा, कंटेनिंग, ये शब्द कह रहा है देखो, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मौजूद होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे वो उसके लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर होगा। ये है राउल्ट लॉ। ठीक है ना, किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो दोनों हमने कंप्लीट कर लिया, सब चीज समझ में आ गया बेटा। ये दोनों रूल समझ में आ गए या नहीं आए, पहले बताओ। यस सर। दोनों आ गए ना? तो राउल्ट्स लॉ दोनों ही याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। राउल्ट्स लॉ इस साल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस साल हेनरी का लॉ पूछा गया था, अगले साल राउल्ट लॉ पूछे जाएंगे। राउल्ट लॉ इस समय पूछा गया था वैसे, ठीक है ना, पर ये हो सकता है वो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये राउल्ट्स लॉ है, किस प्रकार से दोनों वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, है ना। ये इस टाइप से देखो, यदि हम पहले वाले को देखेंगे, ये हमारे पास ये है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, है ना। ये दोनों, एक वोलेटाइल्स के लिए, एक नॉन वोलेटाइल्स के लिए, तो दोनों रूल हमें पता होने चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या था देखो, यहाँ पर था एट अ गिवन टेम्परेचर, देखो एट अ गिवन टेम्परेचर दोनों में, उसमें भी है इसमें भी है, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, यहाँ पर लिखा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वहां पे क्या लिखा है? फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड भी कह सकते हैं। द पार्शियल प्रेशर, ये देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। जबकि उसमें केवल किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों नियम हमने पढ़ लिए, ठीक। नेक्स्ट है बेटा इसमें, वो है आइडियल सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जानते हैं किसे कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन? क्या है बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या है? किसी को मालूम है आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? चलो आज हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता करते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन दो टाइप के और होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, जो हमने राउल्ट के नियम अभी पढ़े ना, जो उसको फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन। जो इसको फॉलो नहीं करेगा, ओबे नहीं करेगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ क्या क्या है ना, उनको भी पढ़ना हमने। तो देखो बेटा इसमें ये कहता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो है आइडियल सॉल्यूशन एंड अदर इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? एन आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज, है ना, द सॉल्यूशन, यहां से देखो ये इंपॉर्टेंट, यहां से द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, है ना, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, है ना, यानी कि इन द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, ये है बेटा, देखो मेन लाइन ये है, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, और वह कहलाता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आगे नहीं बता रहा हूं भाई, है ना, मींस ये लाइन है कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब इनके अलग अलग कंडीशंस हैं, अभी राउल्ट्स लॉ कौन कौन से होंगे? एग्जैक्टली ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब यहां देखो कौन से होंगे, सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू कंपोनेंट। इस जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, जो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहे होंगे या ओबे कर रहे होंगे, वो क्या होते हैं? दो कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। दो कंपोनेंट मीन्स यहाँ पे दो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं बेटा? कंपोनेंट क्या कौन से हो सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट मीन्स सर बाइनरी। हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये है ना टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों से मिलकर के बना होता है।
देखो सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट से बने होते हैं। सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग, ये दो से बने हुए होते हैं, है ना। सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट, है ना, मिक्सिंग द टू कंपोनेंट, ये मिक्सिंग द टू कंपोनेंट। ये कौन से कंपोनेंट होंगे? विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज। पहला रूल इसका ये है कि वो आइडेंटिकल इन साइज होने चाहिए, आइडेंटिकल साइज के होने चाहिए। वो क्या करेंगे? वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे? दो कंपोनेंट से बने होते हैं, लेकिन ये क्या कहता है? वो कह रहा है कि विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, उनका मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज। ठीक है ना। तो हम उसको क्या कहेंगे? मान लीजिए हमने कहा ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में पहली शर्त क्या है? वो कहता है कि आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज, उनका मॉलिक्यूल का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर, उनका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लगभग लगभग समान होना चाहिए उनका स्ट्रक्चर, जो एक जैसे दिखते हो, है ना। अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि कौन कौन से एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल आइडियल सॉल्यूशन के हम एग्जांपल देंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है और इनमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो जैसे आइडियल सॉल्यूशन का हम एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? किसी को मालूम है आइडियल सॉल्यूशन जो एग्जांपल किसी को मालूम हो? देखो एक एग्जांपल देता हूं, एक है बेंजीन और दूसरा है टॉलिन। किसी को मालूम है बेंजीन का फॉर्मूला और टॉलिन का फॉर्मूला? एक तो सर बेंजीन है बेंजीन का C6H6। और टॉलिन का क्या होता था? सर बेंजीन के ऊपर CH3। गुड, बहुत सुंदर। देखो बेटा आइडेंटिकल, देखो यहां पर मैं बना रहा हूं बेंजीन ऐसे बनता है और बेंजीन के ऊपर हम लगा देंगे CH3, ये टॉलिन हो जाएगा। तो अंजलि ने याद रखा, बेंजीन के ऊपर CH3। देखो बेटा पहले ये क्या है? देखो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, ये लगभग लगभग क्या है? समान है। एक देखो बेंजीन और ये क्या है? आइडेंटिकल है। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर भी लगभग लगभग समान आ रहा है। देखो दोनों को समान लग रहा है, लग रहा है ना। एक होता बेटा, देखो एक एग्जांपल बेंजीन और टॉलिन क्या है? यदि हम इन दोनों का सॉल्यूशन बना दें तो ये क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। किस किस का? बेंजीन और टॉलिन को यदि मिला देंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि ये इसलिए पता लगा, इनका साइज देखो आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज है, स्ट्रक्चर भी सेम है ना। हैव, ये देखो हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होगा वो भी आइडेंटिकल होता है। कई चीज आइडेंटिकल है, मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, ठीक है ना। और इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। ठीक है ना। इनके बीच क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। तो ये इस टाइप से हम कह सकते हैं जो ओबे करते हैं। तो पहला आप समझ में आ गया होगा कि कौन से हो सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और है बेटा इसमें, नॉर्मल हेक्सेन। कोई बताएगा इसका फॉर्मूला? और नॉर्मल हेप्टेन, बता सकते बेटा? इनके फॉर्मूले बता सकते? नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का ये तो आ जाने चाहिए। सर नॉर्मल हेक्सेन का C6H14। सी, ऐसे बोल दो CH3 इस टाइप से बोलो। CH3 CH2 हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। और छठा ये बेटा देखो। और एन है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड लगे हुए। सही कहा तुमने। देखो अब देखो सी, क्या बोला तुमने? C6H14 का, हाँ सही है, क्योंकि किसने उससे निकाला होगा ना, किससे? जनरल फॉर्मूले से। और हेप्टेन का क्या हो जाएगा बेटा? सर C7H16। बिल्कुल,
देखो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5, छठाई हो जाएगा और सातवां है। बस ये लगभग आइडेंटिकल लग रहे हैं, देखो बेटे एक जैसे लग रहे हैं एक जैसे, बेंजीन बेंजीन वाला एक जैसा, ये वाले एक जैसे। तो यहां नॉर्मल हेक्सेन इसमें क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, एक तो है विच आर फॉर्म्ड बाय टू कंपोनेंट, और एक कहता है विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल होते हैं इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के देखो स्ट्रक्चर में भी आइडेंटिकल होते हैं, हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फोर्स, उनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स आइडेंटिकल होता है, ठीक है ना, ये लगभग इस टाइप से हो जाता है बेटा। अब एक और एग्जांपल है इसमें, ये कहता है जैसे ब्रोमो एथेन और आइडो एथेन। देखो यहां पर क्या है, ब्रोमो एथेन और आइडो एथेन, सॉरी आइडो एथेन, ठीक है बेटा, आइडो एथेन। ये दोनों क्या हैं, ये भी क्या होंगे, यहां पर ये देखेंगे तो टू कंपोनेंट है, आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी क्या है, आइडेंटिकल है, और ऑलमोस्ट क्या है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी आइडेंटिकल। इनका ब्रोमो एथेन कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ बेटा, कौन बताएगा फॉर्मूला? सर CH3 CH2Br और इसका क्या होगा, वही तो है सेम, CH3 CH2I बस CH3 CH2I। देखो बेटा आइडेंटिकल लग रहे हैं ना, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ ब्रोमीन है यहाँ आयोडीन है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन कौन से हो गए। यहाँ पर अभी बताएंगे और चीजें भी देंगे इसमें। देखो यहाँ पर कंडीशन कहता है कि इन दिस सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड बी, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी जो अट्रैक्शन होगा, ए और बी के बीच जो अट्रैक्शन होगा आर सेम मैग्नीट्यूड एट द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ प्योर ए एंड बी बी। यहां पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है ना, एग्जांपल हमने कौन कौन से लिए, एक बेंजीन लिया, इनको समझते हैं पहले इसे, कि मान लीजिए बेंजीन हमने लिया, यहाँ पहला एग्जांपल हमने लिया बेंजीन, आइडेंटिकल सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल लिया, एक तो लिया हमने बेंजीन और दूसरा लिया टोल्यूइन, क्या लिया बेटा, टोल्यूइन, ये दो एग्जांपल लिए। और वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो मान लीजिए हमने कहा बेंजीन, एक तो बेंजीन और दूसरा बेंजीन है, इनके बीच जो क्या लगता हो, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, इनके बीच जो लगने वाला जो क्या है, फोर्स है, बल है, जिसको हम हिंदी में बल बोल सकते हैं, है ना, इनके बीच जो लगने वाला बल है, और टॉलिन के बीच लगने वाला बल है, माना हमने टॉलिन और टॉलिन के बीच लगने वाला बल है, इन दोनों के बीच लगने वाला, इनके बीच भी तो लगता होगा बल, है ना, इनके बीच भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता होगा, इनके बीच भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है। देखो द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द ए बी इंटरेक्शन, माना, और ए बी इंटरेक्शन का मतलब बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच, इनके बीच भी क्या होगा, इंटरेक्शन लगेगा। देखो बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच, देखो ये कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट ए बी इंटरेक्शन, ए बी का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ए बी इंटरेक्शन आर द सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन द प्योर ए एंड बी इंटरेक्शन। इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स था, इसके बीच और इसके बीच, वो इसके बराबर होगा, ये क्या होंगे, लगभग सेम मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे। ये कहना चाहता, पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, बेंजीन के बीच और टॉल्यूइन के बीच इंटरेक्शन है, वो जो इंटरेक्शन होगा बेंजीन और टॉल्यूइन के बीच, उसके बराबर होगा, है ना, उसके
मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है ना। तो पहली लाइन ये है कि वही ध्यान रखना आपको कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि मान लीजिए हमने लिया ब्रोमो एथेन लिया, ब्रोमो एथेन होता बेटा CH3CH2Br लिया, है ना, एंड CH3CH2I लिया। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों कंपोनेंट के बीच में, वो मान लीजिए यहां पर CH3CH2Br, CH3CH2Br, इनके बीच जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होगा। और जो दूसरा वाला मान लीजिए हमने CH3CH2I और CH3CH2 होना था बेटा, है ना, I, इनके बीच जो लगने वाला जो बल होगा वो इस बल के बराबर होगा, फोर्स के बराबर। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन। तो पहली विशेषता तो ये होगी। ठीक है ना, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, और भी है बेटा इसमें। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, मुझे ऊपर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। राउट्स का क्या लॉ था, ये हमने कहा ना, ये फॉलो करता है द पार्शियल, देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन में बी गिवन एज। इसका जो पार्शियल प्रेशर होंगे PA, यानी कि मान लीजिए हमने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, PA को हम क्या ले देते हैं, बेंजीन, तभी याद रहेगा ना आपको, बेंजीन। और दूसरा लिया हमने टॉलिन, दूसरा क्या लिया बेटा, टॉलिन, है ना, टॉलिन हमने लिया, ये दोनों लिए, बेंजीन और टॉलिन लिया। तो इनका जो पार्शियल प्रेशर बेंजीन का होगा और पार्शियल प्रेशर जो टॉलिन का होगा, वो टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। बेंजीन जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो ये टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन के बराबर होगा। बेंजीन का पार्शियल प्रेशर और टॉलिन का पार्शियल जो प्रेशर होगा वो टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। तो ये राउट्स का लॉ फॉलो किया उन्होंने, है ना। तीसरा कहते हैं, देखो, दो चीजें हो गई, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो गया, दूसरा इनमें पार्शियल प्रेशर हमने चेक कर लिया। उससे पहले क्या था, यहां पर ये देखेंगे उनकी हीट इंथैल्पी भी क्या होती, सेम होती है। यहां पर हमने देखा कि उनके बीच क्या होगा, जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज है। तीसरा, स्ट्रक्चर सेम है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, है ना, और वो हमने समझ लिया। इनके बीच जो पार्शियल प्रेशर वो भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और एक और है बेटा, द आइडियल सॉल्यूशंस हैव आल्सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग 0। यानी कि यहां पर क्या होगा, जो हीट मिक्सिंग होगा वो 0 होगा, और वॉल्यूम चेंज मिक्सिंग इज 0। यानी कि यहां पर जो हीट मिक्सिंग होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें जो हीट होगी, है ना, जैसे इनको मिक्स करने पर जो हीट होगी वो 0 के बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा। यदि माना ये एक, इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है, तो यहां मिलाकर के वॉल्यूम भी 1 होगा, कोई परिवर्तन नहीं लगेगा, है ना, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये है बेटा कौन से, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन बताएगा, बताओ बेटा, एग्जांपल क्या है इसके। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कौन बताएगा, सबसे पहले बताएगी काजल। बता बेटा काजल, कौन से एग्जांपल है इसके। अनुराग बताएगा, अनुराग वाला। बेंजीन और टॉलिन। इसका एग्जांपल एक बता दिया इसने, एक तो है बेटा बेंजीन और दूसरा है इसमें टॉलिन। ये दोनों एग्जांपल है। गुड, वेरी गुड। दूसरा बताओ बेटा अनुराग। उज्जवल तुम बताओ बेटा। हेक्सेन और एप्टेन। हाँ, नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते बेटा, है ना, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन। रोहित है क्या, रोहित। आरुषि तीसरा एग्जांपल बताओ बेटा।
सर ब्रोमो एथेन और आयोडो एथेन। बिल्कुल, ब्रोमो एथेन एंड आयोडो एथेन। और एग्जाम्पल कोई किसी को मालूम है? और है बेटा किसी को? चलो मैं बता देता हूं। एक है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और दूसरा है ब्रोमोबेंजीन। ये याद रखना, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। वहां तो पूछ लेता है, यहां भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये राउट्स लॉ होंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल है बेटा, ये है हमारे पास कौन से आइडियल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल है। सर मेथेनॉल और एथेनॉल भी हो सकते हैं? हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता है, आइडेंटिकल है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उनमें, पर कोई दिक्कत नहीं, मेथेनॉल भी हो सकता है और एथेनॉल भी हो सकता है, CH3 CH2 और भी हो सकते हैं, है ना। तो लेकिन जो हमारे पास प्रूफ वाले यही है ना। और भी एग्जाम्पल, तब हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है ना। एग्जाम्पल एक जैसे तो बहुत सारे दिखाई देंगे हमें, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर हमें ये चेक करने पड़ेंगे क्या वो पार्शियल प्रेशर उनका टोटल पार्शियल प्रेशर के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो चेक किए हुए है ना साइंटिस्टों ने। अब एथेनॉल और मेथेनॉल यदि बुक में कहीं एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ तो हम समझ सकते हैं कि है ना। नहीं तो फिर हमें ये चेक करने पड़ेंगे, जैसे इनका पार्शियल प्रेशर है, सॉरी टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर है, तो ये PA प्लस PB के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका जो मेथेनॉल का जो पार्शियल प्रेशर होगा और प्लस एथेनॉल का जो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है ना, इनको चेक करना पड़ेगा और टोटल पार्शियल प्रेशर देखना पड़ेगा उसके बराबर, है ना। इनका यदि हम क्या करेंगे, हीट चेंज जीरो तो नहीं हो रहा, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच का जैसे CH3OH फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CH3OH, और दूसरा क्या होगा, हमने CH3 CH2OH, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। वो चेक करना पड़ेगा हमें, CH3OH और CH3 CH2OH इसके बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो वो चेक करने पड़ेंगे, और ये चेक कर रखे उन्होंने, बेंजीन टॉलिन का, नॉर्मल हेक्सेन हेप्टेन का, ब्रोमेथेन क्लोरोबेंजीन, ये वाले, है ना। तो ये चेक किए हुए हैं, बाकी हम आसानी से कर सकते हैं इसको, है ना। अब देखो, यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहें इसको, तो शॉर्ट में कैसे कैसे, यदि यहाँ पर ये देखेंगे राउट्स लॉ को शॉर्ट में देखेंगे, तो पहला यदि देखेंगे तो पहले क्या है, इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ। हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ, राउट के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। कौन राउट के नियम का पालन करता है, कौन करता है बेटा, इट मस्ट ओबे राउट लॉ, पहला रूल इसका है। और दूसरा यदि हम इसको सम अप करते हैं तो दूसरा क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा मिक्सिंग H, यानी कि जो इंथैल्पी होगी शुड बी जीरो, क्या होनी चाहिए, शुड बी जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तीसरा यदि हम देखेंगे बेटा, तीसरा इसका रूल देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा शुड बी जीरो, वो जीरो होना चाहिए, है ना, जीरो होना चाहिए। और इनके बीच यदि हम देखेंगे फोर्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए इंटरेक्शंस और वी जो इंटरेक्शंस है इज इक्वल टू AB इंटरेक्शंस, ऐसे हम कह सकते हैं इसको। इनके बीच जो इंटरेक्शन हुआ, इसके बीच जो इंटरेक्शन हुआ, वो किसके बराबर होगा, AB के बीच इंटरेक्शन के बराबर हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इस टाइप से हम इसको क्या कह सकते हैं,
ये है आइडियल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन। और इससे क्वेश्चन बनते भी बेटा, है ना।